प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में भाषा भारती के अंतर्गत पाठ 20 से पाठ 24 तक के सभी अभ्यास प्रश्नों का संपूर्ण हल देखेंगे। हमने भाषा भारती के सभी पाठ 1 से 24 तक के 4 वीडियो में संपूर्ण हल को प्रस्तुत किया है। आप सभी भाग देख करके और संपूर्ण पुस्तक तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देख सकते हैं। ग्रही पर आधारित अभ्यास प्रश्नों के हल देखेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। सलूक, सलूक यानी व्यवहार। दफा हो जाना यानी तेजी से भाग जाना या चले जाना। नाचीज यानी महत्वहीन, तुच्छ। बदतमीज यानी अभद्रता, बुरा व्यवहार। सकपकाए यानी घबराए। हलाकान यानी व्याकुल या व्यग्र। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। वह बात जरा सी थी। वह जरा सी बात क्या थी जिसके कारण मोहन रोए जा रहा था? तो वह बात जरा सी यह थी कि थानेदार के जो दर्जे के पुलिस अधिकारी थे उन्होंने मोहन को एक चपत लगा दी थी, जबकि मोहन का कोई कसूर नहीं था। ख नंबर का प्रश्न है, जा जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना है। अब शेर सिंह के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला। इस कथन में पुलिस वाले का क्या भाव है? घमंड, घृणा या क्रोध? तो इसमें घमंड का भाव है, तो इसका सही उत्तर है का। अब देखें हम प्रश्न ख। ग प्रश्न ग है, मोहन के मित्रों ने उसका साथ कैसे दिया? मोहन के मित्र प्रभात फेरी के लिए निकले। वे तख्ती लिए हुए थे। उनमें मोहन को भी जाना था, परंतु पुलिस चाचा के द्वारा चपत लगाए जाने पर वह उनके घर के फाटक पर सत्याग्रह पर बैठ गया। पुलिस चाचा बताएं कि उसकी क्या गलती है जिसके लिए उन्हें चपत लगाई। यह बात सुनकर सभी बच्चे रुक गए। बड़े बच्चे ने तिरंगा ऊंचा करके कहा कि इंस्पेक्टर साहब को सफाई तो देनी ही होगी। इसी पर गांधी जी के नाम पर जय जयकारी लगने लगे। इस प्रकार मित्रों ने मोहन का साथ दिया और पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी ज्यादती के कसूर को मान लिया। अब देखें प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। का नंबर का प्रश्न है, इस पाठ में कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें बालकों की बात पर ध्यान न देने का भाव दिया है। ऐसे 4 वाक्य आपको छांट के लिखना है। तो इसमें पहला वाक्य है, लड़का जिरह किए जा रहा है। इसे कौन समझाए? रोता है तो रोने दो, कब तक रोएगा? अगला है, अभी थककर आप अपने आप चुप जाएगा। चलो जी चलो, सब इंस्पेक्टर साहब आप भी चलो। सुबह ही सुबह रोनी सूरज सामने पड़ी, छुट्टी का दिन ना बिगड़ जाए। ऐसे कुछ वाक्य हैं जिसमें बच्चे के जो बात है उसको ध्यान ना देने का भाव प्रकट किया गया है। ख नंबर का प्रश्न है, लड़का जिरह किए जाता है। इसे कौन समझाए? लोग किस आधार पर ऐसा कह रहे थे? तो लड़का जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए? इस तरह की बात लोग इस आधार पर कह रहे थे कि मोहन को पुलिस अधिकारी के द्वारा एक चपत लगाए जाने पर वह रोता ही जा रहा था और वह यह कह रहा था कि उसका अपराध क्या है जिसके लिए उसे चपत लगा दी गई, केवल इसीलिए कि मैं छोटा हूँ और कमज़ोर हूँ। साथ ही बड़ों ने भी कभी न कभी टोका होगा। उन्हें मोहन ने टोक दिया तो उसे पीट दिया। कोई बड़ा उन्हें रोकता टोकता तो क्या वो ऐसा करते, चाटा जड़ते? नहीं, तो परंतु मोहन को इसलिए पीट दिया क्योंकि वह बच्चा है, छोटा है, कमज़ोर है, तो इसलिए उसे जिरह के लिए कहा जा रहा है कि जिद किए हुए। प्रश्न गा है, आसपास की मुड़ेरों में उभर आए 4-5 चेहरों ने जो देखा उससे संबंधित पंक्तियाँ लिखिए। आसपास की मुड़ेरों से उभर आए 4-5 चेहरों ने जो देखा उससे संबंधित पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं। बरामदे के सामने मुंह बिसूरता मोहन खड़ा था और अपने बरामदे में झल्लाए शेर सिंह। जाएगा भी यहाँ से या 1-2 चपत
खाकर ही टलेगा, अजीब ढीठ लड़का है। एक पड़ोसी ने कहा, देखिए आप इसे समझाएं, अगर यहाँ से दफा नहीं हुआ तो मैं इसे कोतवाली में बंद कर दूंगा। शेर सिंह गरजे, आप जो चाहें सो करें, पर मेरा कसूर बताएं, जिससे मैं आगे ऐसा ना करूं कि बड़ों को मुझ पर हाथ उठाना पड़े। मोहन बोला। प्रश्न घ, बाबा फरीद ने शेर सिंह को क्या क्या कहा होगा, जिसे सुनकर वे माफ़ी मांगने आ गए। बाबा फरीद ने फाटक खोला और भीतर गए। उन्होंने शेर सिंह से कहा होगा कि सभी बच्चे मोहन के मित्र हैं, वे सब इंस्पेक्टर तुम्हारे घर के फाटक पर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर कर लीजिएगा। आज गांधी जयंती है, शहर में सभी लोग इधर से आ जा रहे हैं, आपके खिलाफ नारेबाजी हुई तो अखबार वाले छोटी सी बात का बढ़ा चढ़ाकर छाप देंगे, बात बतंगड़ बन जाएगी। अभी अभी तो आपको तरक्की मिली है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे अधिकारी कोई कदम उठा लें। संभवतः इसी तरह की बात उन्होंने शेर सिंह से कही होगी, जिससे अब हम देखेंगे पाठ आधारित प्रश्न। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। खूंखार यानी हिंसक, निर्दयी या अत्यधिक क्रूर। पर्यवेक्षण यानी अच्छी तरह देखना। विलुप्त यानी गायब हुआ। प्रेक्षण यानी देखने की प्रक्रिया। वरिष्ठ यानी अपने से अधिक अनुभवी। बुलफ्रेम यानी बुलफ्राम नाम की कच्ची धातु की खनन। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। सलीम अली का पूरा नाम क्या था? सलीम अली का पूरा नाम सलीम-ए मुइजुद्दीन अब्दुल अली था। यहाँ पर भाई लिखा है तो माई कर लीजिएगा। खा नंबर का प्रश्न है, चाचा ने सलीम अली का परिचय किससे कराया? तो चाचा अमीरुद्दीन तैयबजी ने सलीम अली का परिचय W.S. मिलॉर्ड से कराया, जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अवैतनिक सचिव थे। अगला प्रश्न है, अपोलो स्ट्रीट पर किस सोसाइटी का कार्यालय था? तो अपोलो स्ट्रीट पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का कार्यालय था। सलीम अली ने कौन से पक्षी की खोज की? तो सलीम अली ने बया नामक पक्षी की खोज की। अगला है, सलीम अली को पक्षी संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो सलीम अली को पक्षी संरक्षण के लिए जयपाल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, इस पाठ में कौन कौन सी पुस्तकों का उल्लेख किया गया है? तो बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स, हैंड ऑफ द वर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तकों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। का नंबर का प्रश्न है, सलीम अली ने जिस घायल पक्षी को उठाया उसकी पहचान मुश्किल क्यों थी? तो सलीम अली ने एक घायल पक्षी को उठाया, वह पक्षी गौरैया जैसे तो लग रहा था, परंतु उसके गले पर पीला धब्बा था। वह असमंजस में पड़ गए और अपने चाचा अमीरुद्दीन तैयबजी के पास गए और पूछा कि यह पक्षी किस किस्म का है। उसके चाचा को इस विषय में जानकारी नहीं थी, इसलिए वे उसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ऑफिस ले गए। वहाँ उन्होंने W.S. मिलॉर्ड से उनका परिचय कराया। अब जो श्री मिलॉर्ड, यहाँ पर मिलॉर्ड कर लीजिए, उक्त सोसाइटी के जो अवैतनिक सचिव थे। मिलॉर्ड ने अपनी एक दराज से मरे हुए पक्षियों को उठाया। वह पक्षी बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि बालक यानी जो सलीम अली थे वे साथ में लाया था। यह एक नर पक्षी था, नर बया पक्षी था। यहाँ पर बया कर लीजिएगा। यह केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में इसके गले पर पीला धब्बा आ जाता है। इसकी पहचान केवल बरसात के मौसम में ही की जा सकती है, ऐसा उन्होंने सलीम को समझाया। प्रश्न नंबर क है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सलीम अली ने क्या क्या सीखा? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सलीम अली ने पक्षियों के शरीर में भूसा भर कर रखे गए तरह तरह पक्षियों को देखा, वह अचंभे में रह गए।
श्री मिलार्ड ने उन्हें किसी भी भारतीय वयस्क को इतने उत्साह से भरा नहीं देखा था जो पक्षियों के बारे में जानना चाहता था, उसे सीखना चाहता। पक्षियों को किस तरह पहचाना जाता है, साथ ही उसने यह भी सीख लिया कि मरे हुए पक्षी में भूसा भर करके किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस तरह उन्होंने ये सब चीज़ें सीख ली। ग नंबर का प्रश्न है, एक भारतीय बालक द्वारा किसी पक्षी के बारे में सवाल किए जाने पर मिस्टर मिलार्ड को क्यों आश्चर्य हुआ? मिस्टर मिलार्ड उस बालक को देखकर अर्थात सलीम को देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे कि एक भारतीय बालक जो उस घायल हुई चिड़िया को देखकर पहचानना चाहता था। मिलार्ड ने उसे कमरे में भी ले गए जहां तरह तरह के पक्षियों के शरीर में भूसा भरकर रखा गया था। उस वयस्क सलीम अली ने इस तरह की कल्पना भी नहीं की थी कि पक्षी इतने प्रकार के होते हैं। उसे लड़के ने असाधारण रूप में पक्षियों को पहचानने की कोशिश की। इस पक्षी वैज्ञानिक लड़के ने अर्थात सलीम अली ने पक्षियों को संरक्षण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। यह एक भारतीय में इन पक्षियों को पहचानने की अद्भुत रुचि को देखकर मिस्टर जो मिलार्ड थे वो आश्चर्यचकित हो गए। अगला प्रश्न है घ नंबर का, सलीम अली को अन्य पक्षी प्रेमियों से टकराव होने का क्या कारण था? तो सलीम अली बड़े धैर्यपूर्वक पक्षियों को अपने अपने काम करने में देखते रहते थे। उन्होंने कई महीनों तक बया पक्षी का अध्ययन किया था। उन्होंने अनेक परीक्षण स्वयं ही किए थे। उन्होंने यह भी बात समझ ली कि किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, वह बात कितनी ही प्रसिद्धि व्यक्ति ने क्यों न कही हो। वे अपना परीक्षण के परिणाम को बार बार जांचते थे और बहुत ही जल्दी किसी परिणाम पर नहीं पहुंचते थे। इसलिए उनके जो विचारक थे उनकी राय को अधिकतर जो है वो नहीं मान लेते थे। यही कारण था कि उनका टकराव यानी जो उनसे सीनियर व्यक्ति थे वो इस बात को मानने तैयार नहीं थे जो भी वो कहते थे। तो सलीम अली ने उनसे कभी कभी विरोध हो जाता था, इसलिए यह टकराव की स्थिति बनती थी और अंत में उन्हीं की बात यानी सलीम अली की बात को ही माना जाता था। सलीम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु वे कौन से गुण थे जिन्होंने उन्हें असाधारण बना दिया? तो सलीम अली के पास कॉलेज की डिग्री तो नहीं थी, परंतु दूसरे गुणों ने उन्हें असाधारण व्यक्ति बना दिया। वे बीजगणित में बहुत डरते थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई बंद करके और बर्मा, जिसे जो आजकल म्यांमार के नाम से जाना जाता है, चले गए बड़े भाई के पास। वहाँ बुलफ्रेम की माइनिंग का जो काम होता था अर्थात खनन होता था, उसमें वो सहायता करने लगे, साथ ही वहाँ पक्षियों की खोज भी करने लगे। वहाँ से लौट करके प्राणी शास्त्र में उन्होंने क्या कर ली, डिग्री प्राप्त कर ली और बॉम्बे के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अजैब घर में गार्ड के पद पर नियुक्त हो गए। उच्च प्रशिक्षण लेने जब वो जर्मनी गए तो जर्मनी से जब वो लौटे तो उनकी नौकरी चली गई। उन्होंने बर्ड वॉचिंग के अध्ययन के परिणाम को प्रकाशित किया, जिससे उन्हें पक्षी विज्ञान में प्रसिद्धि मिली। उन्होंने कई विलुप्त पक्षियों की खोज की। इन कामों ने उन्हें असाधारण बना दिया। प्रश्न चौथा है, सही जोड़ियां बनाइए। वर्षा, तो वर्षा का होगा ऋतु, तो वर्षा ऋतु। अजैब यानी घर, तो अजैब घर। वर्षा ऋतु अजैब घर। विश्वविद्यालय। घायल चिड़िया। पक्षी वैज्ञानिक। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से इन जोड़ियों को बना सकते हैं और सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। पर आधारित सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे।
प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। विशाल, विशाल यानी विस्तृत या बड़ा। मर्मज्ञ यानी ज्ञाता या जानकार। महाशय यानी महत्व। प्रवचन यानी उपदेश। कुटिलता यानी कपटता, चालाकी। वाचालता यानी बातूनीपन। प्रयास यानी कोशिश या प्रयत्न। प्रपंच यानी पाखंड, नाटक। युक्ति युक्त यानी तर्कपूर्ण। धृष्टता यानी आशिष्टता, उदंडता। प्रकांड यानी महान, सर्वश्रेष्ठ। मर्म यानी सूक्ष्म अर्थ, रहस्य। तारतम्य यानी क्रम। लिप्सा यानी लालच, इच्छा। मानत्व यानी विचार। पार्थ यानी अर्जुन का एक नाम। मध्यस्थता यानी बीच बचाव। चित्त यानी मन। व्यापक यानी विशाल। समन यानी नाश या शांत। शास्त्र यानी पुस्तक, धर्म ग्रंथ। धर्म क्षेत्र यानी धर्म भूमि। अब प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। राजा ने मंत्रियों के समक्ष कौन सी इच्छा प्रकट की? तो राजा ने मंत्रियों के समक्ष गीता का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। राजा की घोषणा सुनकर उनके पास कौन कौन आने लगे? तो राजा की घोषणा सुनकर दूर दूर से विद्वान पंडित ज्ञानीजन आने लगे राजा के पास। गोवर्ण राजा के पास क्यों आया था? गोवर्ण राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए राजा के पास आया था। प्रश्न घ, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो गीता में कुल 700 श्लोक हैं। राजा के मन में कौन सी कुटिलता समाई हुई थी? राजा के मन में आधा राज्य न देने का लोभ और कुटिलता हुई थी। 4 नंबर का प्रश्न, दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी कौन है? दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता हो। अगला प्रश्न 6 नंबर का, विद्या से हमें कौन कौन से गुण प्राप्त होते हैं? तो विद्या हमें शालीन बनाती है, मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है और तृष्णाओं का अंत हो जाता है। अब देखें हम अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए। राजा अनंतपाल ने अपने मंत्रियों से क्या कहा और क्यों? एक बार राजा अनंतपाल के मन में गीता का ज्ञान प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हुई। उन्होंने तत्काल अपने मंत्रियों से कहा कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अतः पूरे राज्य में घोषणा करा दी जाए कि जो कोई भी विद्वान जन राजा को पूर्ण रूप से गीता समझाएगा उसे राज्य का, अपने जो भी उनका राज्य था उसका आधा हिस्सा वो उसे प्रदान करेंगे। मंत्रियों ने भी राजा के आदेश अनुसार पूरे राज्य के समस्त नगरों और ग्रामों तथा राज्य के बाहर भी ढिंडोरा पिटवाकर यह घोषणा करवा दी। प्रश्न ख, गोवर्ण ने राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या प्रयास किया? गोवर्ण नाम के एक प्रखंड विद्वान ने राजा को घोषणा जो सुनी तो उसने राजा को गीता मर्म समझाने की ठानी। वह राजा के पास गया और बोला कि वह उन्हें गीता समझाना चाहता है। राजा ने उन्हें मना किया, परंतु उसने एक अवसर मांगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजा की अनुमति उपरांत गोवर्ण ने राजा को गीता का एक एक शब्द, अक्षर, श्लोक अर्थ सहित समझाया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ करके यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तक पूरे 700 श्लोक राजा को कंठस्थ याद करा दिए। अगला प्रश्न है, महायोगी विशाख ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए क्या कहा? तो महायोगी विशाख ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए सर्वप्रथम राजा अनंतपाल से पूछा, राजा क्या आपको गीता को समझे? राजा ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर गोवर्ण से पूछा कि क्या आपने राजा को गीता अच्छी तरह समझा दी क्या? तो गोवर्ण ने कहा, हाँ मुनिवर, एक एक शब्द, एक एक अक्षर अर्थ सहित मैंने समझा दिया है। महायोगी विशाख गोवर्ण से बोले कि आप स्वयं पहले गीता का मर्म नहीं समझ पाए, अन्यथा आप आधे राज्य के लोभ के कारण इस प्रपंच में नहीं पड़ते, क्योंकि गीता तो निष्कर्म कर्म करने की शिक्षा देती है, फल प्राप्ति की आशा के कर्म करने की नहीं। राजन से उन्होंने कहा कि आप भी नहीं समझे, क्योंकि आपने विद्वानों का मान सम्मान करने वाले राजा का व्यवहार इस प्रकार नहीं होना चाहिए। वास्तव में दूसरे को उपदेश देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता है।
अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन के लिए करने को कहा था? अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग सत्य एवं न्याय की रक्षा, दुष्टों का दमन, असहायों की सहायता, नारी की रक्षा, निर्बलों को सबल बनाने में या निर्बलों की सहायता में, धर्म की रक्षा करने में कहा था। राजा अनंतपाल के मन में अगला प्रश्न है, किस प्रसंग को सुनकर हलचल मच गई? तो जब महायोगी विशाख के मुंह से राजा अनंतपाल ने अर्जुन और इंद्र से संबंधित प्रसंग सुना तो उनके मन में हलचल होने लगी। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण का होना चाहिए, राजभोग लिप्सा का नहीं। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया और उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट गीता का मर्म सुनाने वाले पंडित गौवर्ण को देने की इच्छा व्यक्त की। उधर महाज्ञानी गौवर्ण भी सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राजा जो राजभोग और आधे राज्य की लालच में मेरे आत्मकल्याण के लिए यह उचित नहीं है। और उनके मन में भी विरक्ति प्राप्त हो गई और उन्होंने भी राजपाट के मोह से वो मुक्त हो गए। अगला प्रश्न है, इस कहानी से आज का विद्यार्थी क्या सीख ले सकता है? अपने विचार प्रकट कीजिए। इस कहानी से आज का विद्यार्थी यह सीख ले सकता है कि उसे सच्ची, अर्थपूर्ण एवं सही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही उसे यह भी स्पष्ट कर लेना चाहिए कि शिक्षा मात्र धनोपार्जन एवं यश प्राप्ति का साधन नहीं है, वरना इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए भी होना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि विद्यार्थी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान अर्थात शिक्षा को अपने चरित्र में डालता है तो वह अधिक सार्थक हो जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों को यह भी संदेश दिया गया है कि उन्हें लोभ और लालच से सदैव बचना चाहिए। प्रश्न चौथा, किसने किससे कहा? क नंबर का, मुझे गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। तो राजा अनंतपाल ने अपने मंत्रियों से कहा। क, राजा आप लोभवश ऐसा कह रहे हैं। किसने कहा? गौवर्ण ने राजा अनंतपाल से। अगला है, आप अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं। तो गौवर्ण ने राजा अनंतपाल से कहा। अगला है, धृष्टता क्षमा करें देव, विजय, यश और राज्य भोगने के लिए मैंने धनुर्विद्या प्राप्त नहीं की है। किसने कहा? अर्जुन ने इंद्र से। अगला है ड़ नंबर का, आप दोनों ही गीता के मर्म को भली भांति समझ गए हैं। महायोगी विशाख ने राजा अनंतपाल और गौवर्ण दोनों से कहा। तो ये था आपकी कहानी। अब देखेंगे हम पाठ आधारित अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। अभाव यानी कमी, अक्षय यानी अनाश्वर, अपरिवर्तनशील, अद्वितीय यानी अतुल्य अकेला, अर्जित यानी कमाया हुआ, विभूति यानी शक्ति धन यानी संपदा, विदुषी यानी शिक्षित स्त्री विद्वान स्त्री, विधिवेता यानी विधि का ज्ञान रखने वाले विधि विशेषज्ञ कानून के जानकार, रूढ़िग्रस्त यानी परंपरावादी। प्रश्न दूसरा, सही जोड़ियां बनाइए। हमने सही जोड़ी बना दी हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौरव की गौरव गाथा तो हमारे लिए यह प्रेरणादायिनी है। विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर हरि सिंह गौर ने की। डॉक्टर हरि सिंह गौर की पत्नी का नाम कुलोविया। भामाशाह ने संचित धन राणा प्रताप को दिया था। तो इस तरह ये सही जोड़ी है। प्रश्न तीसरा देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म 26 जनवरी सन 1870 में सनीचरी टोरी सागर मध्य प्रदेश में हुआ। डॉक्टर गौर कौन कौन से विश्वविद्यालय में उपकुलपति रहे? तो 1921 से 1936 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति रहे। इसके बाद 2 वर्ष तक नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। डॉक्टर गौर को सर की उपाधि किसने विभूषित किया? तो जनवरी में सन 1925 में अंग्रेज सरकार ने डॉक्टर गौर को शिक्षा के क्षेत्र में सर की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है, उन्होंने किस प्रशासकीय पद से त्यागपत्र दिया? तो उन्होंने सेंट्रल प्रोविंस
कमीशन में अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र दिया था। अगला प्रश्न है, सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब, क्यों और किसने की? तो 18 जुलाई सन 1946 को सागर के निकट मकरोनिया की पथरिया पहाड़ी पर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने हजारों व्यक्ति की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना की और उन्होंने इस विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति का पद भी सुशोभित किया। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। का नंबर का प्रश्न, डॉक्टर गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। उनका बाल्यकाल अभाव में बीता, माँ ने बड़े संघर्ष के साथ उनका पालन पोषण किया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सागर में और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पहले सागर से जबलपुर, बाद में नागपुर में पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए वे नागपुर के हिस्लप कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने उस समय अंग्रेजी और अर्थशास्त्र के ऑनर्स करने वाले वो पहले छात्र थे। 18 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने डाउनिंग कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में एमए व कानून की उपाधि प्राप्त की। खा नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर गौर को कुशल और सफल अधिवक्ता के रूप में क्यों जाना जाता है? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 40 वर्ष से अधिक समय तक अखिल भारतीय स्तर पर वकालत की। उन्होंने प्रिवी काउंसिल में भी कई मुकदमे लड़े और वहां भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े। वे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सभापति, हाई कोर्ट बार काउंसिल के सदस्य भी रहे। अतः डॉक्टर गौर विधिवेता, प्रसिद्ध अधिवक्ता और दानवीर के रूप में अविस्मरणीय विभूति हैं। अगला गा प्रश्न है, डॉक्टर गौर को भामाशाह क्यों कहते हैं? तो राष्ट्रहित के लिए भामाशाह ने अपनी संचित जो धन था वह महाराणा प्रताप को सहर्ष सौंप दिया था। इसी प्रकार डॉक्टर हरि सिंह गौर ने परिश्रम पूर्वक अर्जित धन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान कर दिया। इसी के कारण उन्होंने 20 लाख रुपए दिए और 18 जुलाई सन 1946 को सागर के निकट मकरोनिया की पथरिया पहाड़ी पर हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कराई और बाद में उन्होंने 2 करोड़ रुपए की संपदा राशि और दी। अतः राष्ट्रहित के लिए किए गए कार्य, पुण्य कार्यों के लिए भामाशाह से उनकी तुलना की गई और उन्हें गौर को भामाशाह कहा गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गौर ने शिक्षा जगत में बहुत सेवाएं की है, इस कथन को उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। 1921 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक डॉक्टर गौर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति रहे। इसके बाद 2 वर्ष तक वो नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। डॉक्टर गौर ने 18 जुलाई सन 1946 को सागर के निकट मकरोनिया की पथरिया पहाड़ी पर हजारों व्यक्ति की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। डॉक्टर गौर ने इस विद्यालय में प्रथम कुलपति का पद भी सुशोभित किया। मात्र 32 साल की आयु में ही उन्होंने लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नाम की पुस्तक भी उनकी प्रकाशित हुई। इसके बाद उन्होंने भारतीय दंड संहिता की तुलनात्मक विवेचना और हिंदू लॉ पर पुस्तक लिखी, जो आज भी विधि की महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिनी जाती है। उन्हें भारतीय संविधान सभा का उपसभापति भी चुना गया। अगला प्रश्न है, सरस्वती लक्ष्मी दोनों ने दिया तुम्हें सादर जय पत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। तो डॉक्टर गौर ने 18 वर्ष की आयु में इंग्लैंड की डाउनिंग कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में एमए और कानून की उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सन 1905 में डीलिट की उपाधि से भी उन्हें सम्मानित किया गया लंदन विश्वविद्यालय के द्वारा। फिर ट्रिनिटी कॉलेज और डबलिन से भी इन्होंने प्राप्त की। इस प्रकार माँ सरस्वती की महान अनुकंपा से शिक्षा जगत में उन्हें महान ख्याति अर्जित प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप उन्होंने जो परिश्रम के रूप में धन अर्जित था, उन्होंने राष्ट्रहित में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में दान कर दिया। इसीलिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उन्हें दानवृत्ति को देख करके बहुत ही सटीक शब्दों में लिखा है कि सरस्वती लक्ष्मी दोनों ने दिया तुम्हें सादर जय पत्र, साक्षी है हरि सिंह तुम्हारा ज्ञान दान का अक्षय सत्य।
आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। पौराणिक यानी पुराणों में लिखित या वर्णित, अक्षय यानी जिसका कभी नाश ना हो, प्रापितामह यानी दादा के पिता परदादा, पितामह यानी दादा पिता के पिता, अस्त्र यानी फेंक कर चलाए जाने वाला, शस्त्र यानी हाथों से चलाए जाने वाला, संस्थापक यानी स्थापना करने वाले, बलिष्ठ यानी बलशाली शक्तिशाली, सनातन यानी प्राचीनतम आदिकाल से, भार्गव भृगु वंश के वंशज, चिरंजीवी सदैव जीवित रहने वाला, अपराजय कभी भी पराजित ना होने वाला, चिर स्मरणीय यानी लंबे समय तक याद रखने वाला, दिवास्त्र यानी दैव्य अस्त्र यानी भगवान देवी देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का महर्षि परशुराम का जन्म किस तिथि एवं किस स्थान पर हुआ? तो महर्षि परशुराम का जन्म त्रेता युग में वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट जानापाव में हुआ। महर्षि परशुराम के माता पिता कौन थे? तो महर्षि परशुराम के पिता का नाम महर्षि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। बालक परशुराम ने शिक्षा किससे प्राप्त की? तो परशुराम ने भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त की। घ नंबर का प्रश्न, महर्षि परशुराम ने किस किस को शस्त्र विद्या सिखाई? तो महर्षि परशुराम ने देवव्रत अर्थात भीष्म तथा द्रोणाचार्य कर्ण आदि को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई। अगला प्रश्न है, शस्त्र और शास्त्र ज्ञान का समन्वय क्यों आवश्यक है? यह पुराण प्रसिद्ध आख्यान युग युग से यह संदेश देता रहा है कि मानव समाज में आत्मरक्षण एवं सामाजिक सुख संरक्षण के लिए शस्त्र ज्ञान के साथ साथ शस्त्र बल की आराधना भी अत्यावश्यक है। शर्त यह है कि शस्त्र सिद्धि पर शास्त्र ज्ञान और मानवीय विवेक का अनुशासन हो। अगला प्रश्न है डा, महर्षि परशुराम में कौन कौन से गुण थे? महर्षि परशुराम ने सामाजिक एकता और उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके प्रमुख कार्यों में मानवीय सद्गुणों की प्रतिष्ठा के साथ साथ शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा भी दी। मानव जीवन में संतुलन एवं सार्थकता की निरंतरता बनाए रखने की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इनका रहा है। उन्होंने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती निवासरत उपेक्षित जन समूह को संगठित किया। उन्हें शिक्षित और संस्कारित कर समाज की मुख्य धारा से भी इन्होंने उन्हें जोड़ा। महर्षि 6 नंबर का प्रश्न, महर्षि परशुराम द्वारा सामाजिक उत्थान हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो महर्षि परशुराम ने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से तात्कालिक दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती निवासरत उपेक्षित जन समूह को संगठित किया। उन्हें शिक्षित और संस्कारित कर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित कराया। अगला प्रश्न है, केरल और अरुणाचल प्रदेश से महर्षि परशुराम का क्या संबंध है? तो भारत के केरल, गोवा और कोंकण क्षेत्र में भी महर्षि परशुराम की कर्मभूमि के नाम से यह जानी जाती है, क्योंकि महर्षि परशुराम द्वारा ब्राह्मणों को संपूर्ण भूमि दान कर देने के बाद उन्होंने स्वयं के निवास हेतु समुद्र से कुछ भूमि प्रदान करने की याचना की। तब समुद्र ने उन्हें अपने परशु समुद्र जल में फेंकने को कहा, यानी परसे को। परशुराम द्वारा समुद्र में परसा फेंका गया। परशु जो जहाँ तक गया वहाँ पर तक समुद्र ने अपनी जगह खाली कर दी
और वह भूमि परशुराम जी को सौंप दी। यही भूमि वर्तमान में केलर प्रदेश के नाम से भी जानी जाती है। इसी प्रकार परशुराम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में भी उनके परशु द्वारा निर्मित कुंड का उल्लेख मिलता है, जिसे प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न तीसरा, खाली स्थान भरिए। भगवान परशुराम के पितामह कौन थे? तो महर्षि ऋचिक। ऋषि भृगु के वंशजों को किस नाम से जाना जाता है? तो भार्गव। अगला है, महादेव से प्राप्त परशु का क्या नाम था? तो परशु का नाम था विदुरी। घ नंबर, परशु द्वारा निर्मित कुंड जो है उसका नाम क्या है? तो प्रभु कुठार। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर छांटकर लिखिए। का नंबर का प्रश्न, महर्षि जमदग्नि का आश्रम स्थित था? आ, नर्मदा नदी के तट पर, बा, यमुना नदी, शा, गंगा नदी और द, ताप्ती नदी। तो इसका सही उत्तर है आ, नर्मदा नदी के तट पर। खा नंबर का प्रश्न है, भगवान परशुराम का जन्म किस युग में हुआ? आ, द्वापर, बा, त्रेता, शा, सतयुग और द, कलयुग। तो इसका सही उत्तर है बा, त्रेता युग। इस तरह आपने सभी अभ्यास प्रश्न और पाठ का विश्लेषण देखा। कृपया हमारे वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू।